आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में। तो जैसा कि मैं अभिषेक जौहरी आपके साथ ज्योग्राफी की सीरीज़ में लगा हुआ हूं और फिजिकल ज्योग्राफी में हमने जो है बहुत कुछ जान लिया है। कुछ बेसिक कंसेप्ट और बचे हैं, उनको क्लियर करते हुए हम आज पहुंच गए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। मतलब जिस दुनिया में आप रहते हो, आप पृथ्वी पे रहते हो, तो आपको पता है कि पृथ्वी जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ी है। मैंने सूर्य की पढ़ाई, सबकी पढ़ाई है, लेकिन पृथ्वी के बारे में आपको जानना जरूरी है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। मतलब एक गोला तो है, लेकिन गोले के अंदर क्या क्या है, कहाँ पर ठोस है, कहाँ पे तरल है, कहाँ पे नरम है, कहाँ पे गैसेस है। तो इन सब, क्योंकि आप तो सिर्फ ऊपर रहते हो, उसके अंदर अगर आप अंदर के बारे में जानते ही नहीं हो, तो वही सब चीज़ें अब मैं आज आपको लेके चलूंगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। देखिए, सबसे पहली बात, जो आप पृथ्वी देखते हो कि ऊपर से हमें बड़ी ठोस नजर आती है, सपाट नजर आती है और ठंडी नजर आती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब पृथ्वी बनी थी उसकी कई उत्पत्ति के सिद्धांत है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो पृथ्वी जो थी गर्म गैसों और वह धूल के कणों से बनी थी। तो जैसे सूरज है तपता हुआ गोला, ऐसी ही हमारी पृथ्वी जो थी आग का गोला थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना, वर्षा हुई, तो इन सब प्राकृतिक कारणों से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का जो है ऊपरी हिस्सा जो है वो ठंडा पड़ गया और जीवन, वायुमंडल बनने के कारण हमारे लिए ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो अंदर से है, क्या अंदर से बिल्कुल ऐसी ही आज की जैसी आपको ऊपर से ठंडी नजर आ रही है, ऐसी अंदर से ठंडी है? ऐसा नहीं है। पृथ्वी जो है अंदर से अभी भी गर्म है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ ले चलना, पहुंचना पड़ेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए। और आज हम आपको पूरी तरीके से समझा देंगे कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो आप प्राकृतिक सोर्स यूज हुए। मतलब हमने अनुमान लगाया। कैसे अनुमान लगाया? देखिए, पता है कि पृथ्वी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी पूछी जाती है इतनी है, लेकिन जो अर्थ की डेंसिटी इतनी है, लेकिन अगर आप जो जिस परत पर आप रहते हो, जिस फर्श पे आप रहते हो, जिसको भूपरटी या क्रस्ट बोलते हैं, उसका जो डेंसिटी है वो तो 3.2 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ओवरऑल डेंसिटी तो इतनी हो रही, एवरेज। इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर जो भीतरी पार्ट है उनका घनत्व ज्यादा है। तो इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का जो अंदर का पार्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। नहीं, पृथ्वी जो है अंदर से किसी ठोस चीज की है या तरल है, ये सब चीजें, इनसे अनुमान लगाया गया डेंसिटी के डिफरेंस पे। इसी तरीके से दाब, एयर प्रेशर के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू ये सब बताया गया है। जैसे टेम्परेचर की अगर आप बात करें, तो पृथ्वी के अंदर आप देखेंगे, तो अगर आप अंदर बढ़ते जाएंगे तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ने लगेगा। जब आप 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ने लगेगा। तो इन सब चीजों के बेसिस पे पृथ्वी को डिफाइन किया गया था, लेकिन ये साइंटिफिक रीजन जो थे प्रूफ नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए उसके बाद हमें पता चला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, प्राकृतिक चीजें आई। तो प्राकृतिक चीजें क्या होती है, जैसे अगर आप देखते हैं कि कभी आपने देखा होगा कि माइनिंग हो रही है, तो क्या अगर हम हाथ से खोदते खोदते जाते तो क्या अंदर पृथ्वी तक पहुंच जाते? अगर आपसे खुदवाया जाए तो आप कितना खोद सकते हो? एक क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा आप नहीं खुदाई कर सकते हो। तो इसी को जानने के लिए जब साइंस डेवलप हो गई, तो वेव्स का यूज हुआ। जैसे हम देखते हैं कि माइनिंग होती है तो उसमें वेव्स डाल दी जाती है। जैसे भूकंप आता है तो भी वेव्स के थ्रू आता है, तरंगों के रूप में। तो वो तरंगे जो है वो पृथ्वी के अंदर डाली जाती हैं। उससे ये पता चलता है कि कितनी गहराई पर क्या है, जब आप माइनिंग के बारे में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट रखते हो। तो इसी के बेसिस को जानने के लिए वेव्स का यूज करा गया, पी वेव्स और एस वेव्स। इसको बोलते हैं प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे। इनके बारे में थोड़ा आपको जानना चाहिए। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनकी गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है। स्पीड जो होती है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, और जब लिक्विड पार्ट आता है तो ये स्पीड कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर एस तरंगों की बात करें, तो एस तरंगे जो होती हैं वो ठोस में जाती हैं, लेकिन जब लिक्विड में आएगी तो ये तरंगे लुप्त हो जाती हैं। इन तरंगों का यूज करके पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को बताया गया। देखिए कैसे ऐसा हुआ
जैसे ये अर्थ है हमारी, जब इसको पी वेव से डाली गई, जब पी वेव्स पड़ी तो इनकी स्पीड रिकॉर्ड करी गई तो स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा अंदर गई तो स्पीड क्या हो गई, कम। फिर ये बाहर निकली तो स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। लेकिन जब एस तरंगे डाली गई तो क्या हुआ, एस तरंगे जब डाली गई तो एस तरंगे पहले तो स्पीड से गई, फिर एस तरंगे जो थी वो डाइवर्ट हो गई, मतलब अंदर नहीं गई। तो यहां से पता चला कि जो हमारी पृथ्वी जो ऊपर से ठोस दिखती है उसके अंदर का जो भाग है वो तरल अवस्था में, मतलब आप जब नीचे जाएंगे तो पता चलता है कि जैसे आपने देखा एस तरंगे जो है वो द्रव में नहीं फ्लो होती है, द्रव में जो होती है ट्रांसवर्स नहीं करती हैं। तो इससे ये पता चला, और साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया था कि स्पीड कम हो गई। तो इससे पता चला कि जो ऊपरी भाग है वो तो ठोस है, लेकिन अंदर आप जाओगे तो कैसा है, तरल अवस्था है। लेकिन अब और अंदर अगर हम जाते हैं, जैसे ये जब पी तरंगे जा रही थी तो हम और अंदर गए तो इसकी स्पीड फिर से बढ़ गई, इसका मतलब इसके अंदर का जो पार्ट है वो फिर से सॉलिड हो गया, क्योंकि एस तरंगे तो द्रव में जाती नहीं, इसीलिए विलुप्त हो गई। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं शैडो रीजन, छाया प्रदेश। लेकिन यहाँ पर ये थी स्पीड बढ़ गई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी के कुछ 3 हिस्से बन गए। तो इससे पता चला कि पृथ्वी कैसी कैसी है, मतलब ठोस है, फिर तरल है, और फिर अंदर से ठोस है। देखिए इन्हीं को नाम दिया गया है, ये रीजन है कि ऐसे पता लगाया गया। देखिए इनको नाम देते हैं, अब हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं। देखिए जब हम इनका नामकरण संस्कार करते हैं तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रस्ट या भूपट्टी। ये पृथ्वी की जो है वो सबसे पतली परत होती है जो ठोस अवस्था में होती है, मतलब ये जो चट्टानों से बनी हुई है, जो मिट्टी वगैरह होती है, चट्टानें होती है, उससे ये परत बनी हुई है, इसको बोलते हैं क्रस्ट या भूपट्टी। जब आप अंदर आते हैं तो आप देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो वहां पर तरंगे फॉलो नहीं हो रही थी, मतलब लिक्विड स्टेट में है, मतलब यहाँ पर जो चट्टाने हैं, लावा है, वो किसमें है, तरल अवस्था में है, उसको बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। अभी इनके बारे में और डिटेल ले चलेंगे हम आपको। इसको बोलते हैं मेंटल। जैसे जब ज्वालामुखी वगैरह आता है ना तो आप देखते हैं कि लावा बाहर निकलने आने लगा, जैसे जैसे हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ेंगे तो जो लावा बाहर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर मेंटल है वो कैसा है, तरल अवस्था में है। उसके अंदर हम जाते हैं तो ये जो चीज है ये कहलाती है क्रोड या कोर, जो लोहे की बनी होती है। तो अभी हम इन सब के बारे में एक एक बार डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो आप समझ गए मोटे मोटे तौर पे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से भाग हैं। अब देखिए क्रस्ट, मेंटल, कोर के बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। जैसे अब हम आपको समझा, देखिए क्वेश्चन अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछे जाते हैं कि क्रस्ट जो है वो आप समझिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अब ये पूछा जाता है क्रस्ट की मोटाई कितनी है, मतलब जिस पे हम रह रहे हैं पृथ्वी पर उसकी मोटाई कितनी है। तो क्रस्ट की अगर आप मोटाई की बात करें तो क्रस्ट जो है, जैसे जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप वगैरह हैं, जिसमें जैसे हमारा एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, जब महाद्वीपों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्टिनेंट के बारे में, तो लगभग 30 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम महासागरों में जल मंडल पे बढ़ेंगे तो ये जो परत है वो पतली हो जाती है और लगभग 5 से 7 किलोमीटर की रह जाती है। मतलब आप ऐसे समझिए क्रस्ट की जो मोटाई है, इस ग्राफ के थ्रू आप क्लियर हो जाएगा कि क्रस्ट की जो मोटाई है वो देखिए ऐसे ग्राफ है, स्लोप है। जब इसका आपको स्टडी करी गई तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मोटाई ज़्यादा है और यहाँ पर ये जो मोटाई है ये कम है क्रस्ट की। जैसे जैसे आप पर्वत की तरफ बढ़ेंगे तो क्रस्ट की मोटाई और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो क्रस्ट से यही आप समझ गए पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और उसकी महाद्वीपों पे मोटाई 30 किलोमीटर और महासागरों में मोटाई 5 से 7 किलोमीटर है। अब देखिए मेंटल, मेंटल जैसे मैंने बताया तरल पदार्थ है, ठीक है। मेंटल जो है वो तरल पदार्थ है, कैसा है, लिक्विड है, और ये जो है लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास तक पाया जाता है। मतलब पृथ्वी से आपको कोनिक सेक्शन अभी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद है कोर, जो पृथ्वी का इंटरनल भाग है, ठीक है। और ये जो है कोर,
ये पृथ्वी का इंटरनल भाग है। अब इसको हम समझते हैं कोनिक सेक्शन से एक उसका थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं, जैसे अब कैसे इसकी स्टडी करी जाती है और क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट सबसे ऊपरी परत जिसको बोलते हैं, इसको शियाल भी कहते हैं। पूछे आपसे शियाल क्या है कभी भी ऑब्जेक्टिव में, तो पृथ्वी की भूपट्टी को शियाल कहते हैं। शियाल का मतलब हो गया ये रासायनिक संरचना पे, मतलब जो क्रस्ट है उस पर पृथ्वी की सबसे ज्यादा किसकी अधिकता पाई जाती है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। कौन से तत्व पाए जाते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्रस्ट को शियाल भी कहते हैं। और इसी तरीके से जो मेंटल होती है तरल अवस्था वाली, उसको हम सीमा कहते हैं। वहां पर सिलिकॉन और मैग्नीज की अधिकता पाई जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे सीमा क्या है, तो सीमा वही मेंटल है। सियाल क्या है, सियाल वही क्रस्ट है। और जो कोर है उसको निफे बोलते हैं, क्योंकि वहां पर निकिल और आयरन की, जो निकिल एलिमेंट है, तत्व है, एलिमेंट है, और जो आयरन है उसकी अधिकता पाई जाती है। तो कई बार आपसे पूछेगा सियाल कौन सी परत है पृथ्वी की, तो आपका आंसर क्रस्ट हो गया। सीमा क्या है, मेंटल हो गई। कोर क्या है, निफे हो गई। तो चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने आपको देखा कि टेम्परेचर और डेंसिटी में अंतर आता रहता है। जैसे जैसे आप अंतर बनते हैं, तो मतलब एक कंटिन्यूस टेम्परेचर नहीं, वो डेंसिटी नहीं रहती है। डेंसिटी में क्या होता है, वेरिएशन आने लगता है। तो वो जहाँ से वेरिएशन आता है, जैसे आप किसी चीज़ पे चल रहे हैं, मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं, यहाँ तक डेंसिटी 8 थी, मान लीजिए आप 5 थी। अब आप जैसे ही पढ़े तो डेंसिटी हो सकता है 6 हो जाए, या फिर हो सकता है डेंसिटी 4 हो जाए। तो यहाँ पर जो ये बाउंड्री लाइन हो जाती है, जहां से ये डेंसिटी चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी, या हिंदी में बोलेंगे असंबद्धता, असंभवता। तो जिन जिन साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया है, तो उन्हीं के नाम पर उस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। जैसे अगर 5 से 6 हो रही है, किसी ने पहले सबसे पहले चेक करी या इसकी रिसर्च करी, तो उनका नाम मान लीजिए ए बी था, तो ए बी डिसकंटिन्यूटी, उस परत का जो वेरिएशन है, जो बॉर्डर है, उसका नाम रख दिया गया। तो इसी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फलाना जो डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ पर है। तो आइए उसको समझते हैं और उसके बारे में जान लेते हैं। अगर इतना सब कुछ आप जान लेते हैं तो निश्चित है कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई भी चीज़ छूटने नहीं वाली है। हम लोग बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत ही कुछ बता देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक्स नहीं करेंगे तब तक हमें भी मज़ा नहीं आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिए। देखिए अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर निपट जाएगी। जैसे हमने ये पृथ्वी थी फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने इसको यहाँ से काट लिया, जैसे कोनिक सेक्शन ले लिया। तो ये डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ये मान लिया हमने आउटर क्रस्ट है। देखिए जैसे ये हमने मान लिया कि बाहरी भूपट्टी है, मतलब आउटर क्रस्ट है, या बाहरी भूपट्टी है। ये इंटरनल क्रस्ट है, मतलब आंतरिक है। तो इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ना, मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है, यहाँ की और यहाँ की डेंसिटी में अंतर है। इस डेंसिटी का पता लगाया था कोनार्ड ने। तो इसी को पूछा जाता है कि कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो है वो किन दो परतों के बीच है पृथ्वी की। तो आपको आंसर क्या देना है, आउटर क्रस्ट और इंटरनल क्रस्ट के बीच, मतलब बाह्य भूपट्टी और आंतरिक भूपट्टी के बीच। इसी तरीके से जब आप आए तो इंटरनल क्रस्ट के बाद यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे तो ये जो है आउटर मेंटल है। जैसे पूरा मेंटल को भी दो हिस्से हैं, तो इसको बोलते हैं आउटर मेंटल। तो आउटर मेंटल और इनर टर्नल या आंतरिक भूपट्टी के बीच जो असंबद्धता है उसको बोलते हैं मोह। इसको रट्टा मान लीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच कौन सी असंबद्धता है, ये रट्टा आप मार लीजिए। मोह एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया है, तो मोह को जरूर याद रखिएगा कि मेंटल और क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता है, मोह असंबद्धता। तो देखिए अब जैसे आउटर क्रस्ट आ गई,
अब आउटर क्रस्ट के बाद फिर ये नीचे आपकी हो गई इंटरनल क्रस्ट, इंटरनल सॉरी मेंटल। तो आउटर मेंटल और इंटरनल मेंटल के बीच जो असंबद्धता है उसको बोलते हैं रेप्टी। क्या बोलते हैं? रेप्टी। इसी तरीके से आप अगर आएंगे तो इंटरनल, आउटर मेंटल इंटरनल मेंटल के बीच हो गई। अब यहां पर जब आएंगे आप आउटर कोर के पास, तो आउटर कोर और इंटरनल मेंटल के बीच जो असंबद्धति है या असंबद्धता है या डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग। इसी तरीके से आउटर कोर, और ये आप समझ लीजिए ये आउटर कोर हो गई, ये आपकी इंटरनल कोर हो गई, इसके बीच जो असंबद्धता है ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं लेम। ये घनत्व के बीच में देखा गया कि यहाँ से आप इस पार्ट में जब आए तो यह डेंसिटी चेंज हो गई, इस पार्ट से इस पार्ट में आए तो डेंसिटी चेंज हो गई, इस पार्ट से इस पार्ट में आए तो डेंसिटी चेंज हो गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस पूरी चीज को जैसे क्रस्ट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्याल कहते हैं। और ये जो हमारा मेंटल वाला पार्ट हो गया ये लिक्विड फॉर्म में है, इसी को हम सीमा कहते हैं। और यही जो हमारा कोर वाला पार्ट है जो फिर से सॉलिड हो गया है, लोहे का है, तो इसको निफे कहते हैं। और यहीं पर चुंबकीय बल जो है वो आपका काम करता है, चुंबकीय शक्ति, क्योंकि आयरन है यहाँ पर। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो है आपकी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट हो गई कि अब इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, धन्यवाद।